हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पहले तो AIFF बना कब है। AIFF बना है 1937 में और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। अच्छा, किसके अंडर काम करता है ये? फीफा के अंडर काम करता है। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है पूरी दुनिया में और भारत में AIFF है। ओके, तो AIFF पुरस्कार 2025 में पुरुष खिलाड़ी का वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो इसमें से मिला है सुभाषिस बोस को मिला है। और ये किससे खेलते हैं? ये मोहन बागान FC से खेलते हैं, इस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है महिला के लिए किसको मिला है? सौम्या गुगल्थ को मिला है, ये महिला के लिए मिला है। ठीक है भाई, महिला के लिए पुरस्कार इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर। क्लियर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कोच किसको मिला है? वो खालिद जमील को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ, है ना भाई, सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुष के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वो इनको मिला है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष के लिए वो इनको मिला है विशाल कैथ को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर शक्ति योजना, या फिर बाल विवाह मुक्त भारत, या फिर किशोरी शक्ति अभियान? तो हमारा राइट आंसर देखो, ये कब शुरू किया गया था? ये 25 नवंबर को शुरू किया गया था 2024 में और ये 10 है ना भाई, 10 दिसंबर 2024 तक चला था। यानी कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चला था। बाल विवाह मुक्त अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? ओके, हम साबरमती नदी को देख रहे हैं। ठीक है, ये कहां से निकलती है? देखो, ये है अरावली पर्वतमाला और ये आपको दिल्ली, साउथ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मिल जाएगी अरावली पर्वतमाला। तो ये अरावली की पहाड़ियां से ही उदयपुर से, है ना, उदयपुर से अरावली की पहाड़ियों से साबरमती नदी निकलती है, फिर गुजरात में आती है और फिर यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारा राइट आंसर ये किन दो राज्यों में बहती है? एक राजस्थान में बहती है और एक गुजरात में बहती है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि सर हमें ये बताइए, ये नदी के किनारे कोई बड़े शहर बसे हुए? यस, एक तो गांधीनगर, एक अहमदाबाद। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं है सर, राजस्थान में नहीं है। और वैसे तो हमारे 9 राज्य लगते हैं समुद्र से और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, राजस्थान को आप हटा दोगे वहां से। बोलते हैं बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपको अच्छे से पता है कि उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज के समय पर पड़ती है नेपाल में, लेकिन पहले ये कपिलावस्तु वाले क्षेत्र में आता था। कहां आता था? कपिलावस्तु के क्षेत्र में आता था। ओके, लेकिन अगर हम देखें, इनकी जो माताजी थी उनका नाम क्या था? महामाया देवी। ठीक है भाई, महामाया देवी। उन्होंने इनको साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था और माताजी की जो डेथ हो गई थी महामाया देवी की, वो 7वें दिन डेथ हो गई थी जन्म देने के भगवान बुद्ध को। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको पाला किसने था? पाला था इनकी मौसी ने, प्रजापति गौतमी ने। समझ गए? किसने? प्रजापति गौतमी ने इनको पाला है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलकर 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। किससे? यशोधरा से। और फिर इन्होंने, है ना भाई, फिर इन्होंने घर त्याग दिया था 29 वर्ष पर और 35 वर्ष पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? बोध गया में हुई। बोध गया कहां पर पड़ता है? गया जी जिले में पड़ता है। गया जी जिला कहां पर है? बिहार के अंदर है। वहां इनको पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ यूपी में पड़ता है, बनारस के पास। सबसे ज्यादा इन्होंने, ध्यान रखोगे, कहां पर दिए हैं? श्रीवस्ती में दिए हैं सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। वो भी यूपी में आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी कहां पर दिया था? कुशीनगर में। क्लियर हो जाएगा, आखिरी उपदेश कुशीनगर में दिया था। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
बोलता है मिताली राज ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच देख रहे हैं। तो ये किस टीम के विरुद्ध इन्होंने खेला है, दक्षिण अफ्रीका 2022 में। और इन्होंने अपना पहला जो मैच खेला था 1999 में, वो आयरलैंड के खिलाफ खेला था। इनको हम लेडी सचिन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लेडी सचिन। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, है ना भाई, ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती है। तो हमारा राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। ओके, आज भी नेक्स्ट पर, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन दिया गया है। देखो भाई, अगर आपको संशोधन देखना होगा तो संशोधन आपका कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, 368। और कौन से भाग के तहत किया जाता है, 20। तो हमारा राइट आंसर है, हमने ये प्रावधान संशोधन का साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। अजो नेक्स्ट पर, बोलता है 1967 से पहले निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं माना जाता था। ओके, अगर हम देखें कौन सी है, कोंकणी है, मलयालम है, गुजराती है, फिर कन्नड़ है, नहीं माना जाता था। अब जरा सोचो कि भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, हमारे पास हमारे संविधान में 14 ही आधिकारिक भाषाएं थी। और वो भी कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चलकर एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी, अगर आप देखोगे 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा ऐड की गई है। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमें यह तो पता है कि भाई कोंकणी को आप हटा सकते हो यहां से, कोंकणी 1967 तक तो नहीं थी। आगे चलकर क्या हुआ कि 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाओं को ऐड किया गया। और वो कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि कोंकणी हो जाती है, जैसे कि मणिपुरी हो जाती है, जैसे कि नेपाली हो जाती है। तो इसको आगे चलकर ऐड किया गया था, राइट बात है। फिर क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 से और 4 भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। कौन कौन सी, है ना, ध्यान रखोगे, बोडो डोगरी, है ना, बोडो डोगरी और मैथिली संथाली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मैथिली संथाली। तो अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई भाई, 14 पहले थी और 8 बाद में आ गई, तो 22 भाषाएं हो गई। तो मूल संविधान में हमारे 14 थी और वर्तमान में 22 है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो कोंकणी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा। ओके, कांगो या फिर अफगानिस्तान, सीरिया या फिर पाकिस्तान। ये कौन सा हो जाएगा सर, यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ वोटिंग हुई। क्या हाँ जी, वहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो ही रहा है, सबको दिख रहा है। वहां पर यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती महिलाएं, 6th क्लास से ऊपर नहीं पढ़ सकती, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है वहां पे। और अगर घर से बाहर निकलना है तो बुर्का पहन के निकलना पड़ेगा, हिजाब पहन के निकलना पड़ेगा, और किसी के साथ, किसी घर के पुरुष के साथ निकलना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है। तो 116 देश ने, है ना, इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करी थी। और अमेरिका और इजराइल ने इसके खिलाफ वोटिंग करी थी। अमेरिका और इजराइल, इन दोनों ने इसके खिलाफ वोटिंग करी थी। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर, किसके लिए करी है, अफगानिस्तान के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारत तो इसमें अनुपस्थित रहा, चीन भी इसमें अनुपस्थित रहा। चीन हुआ, भारत हुआ, ईरान हुआ, रूस रहा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये अनुपस्थित रहे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बैडमिंटन में किनारों पर नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। ओके, देखो भाई, हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। जो बैडमिंटन का कोर्ट है, अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हो, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हो, हालांकि लंबाई तो देखो 13.40 यही रहेगी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 13.40 ही रहेगी लंबाई मीटर में। और लेकिन अगर हम चौड़ाई की बात करें तो सिंगल सिंगल के लिए चौड़ाई जो रहती है वो 5.18 मीटर रहती है। अगर आप डबल डबल खेल रहे हैं तो थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं, 6.10 मीटर कर लेते हैं। लेकिन बीच में जो उसमें नेट लगा हुआ है, वो नेट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और वो किनारों से थोड़ा ऊंचा होता है, कितना, 5.1 फीट, और बीच से थोड़ा नीचा होता है, यहां पर 5 फीट होता है। तो हमसे वही चीज पूछी है कि किनारों से कितना होता है, तो 5.1 फीट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पाई का एक मार्शल लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। ओके,
हम पाइका की बात कर रहे हैं। तो पाइका कहां पर होता है? उड़ीसा में भी होता है और झारखंड में भी होता है। ये वहां की पाइका जनजाति के द्वारा किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। हाल ही में किसने, है ना, वाइट वाई में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? ओके, यूआईडीएआई क्या है भाई? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यूआईडीएआई की अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नीलकंठ मिश्रा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नीलकंठ मिश्रा हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके जो सीईओ है वो है भुवनेश कुमार। ठीक है, और ये कब बना है? साल 2009 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केला इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से आपको ये संबंधित लगता है? तो ये हो जाएगा गुरु पर्व से। देखो, जो जो गुरु नानक जी की जयंती है ना, वो कब आती है? जब हिंदू कैलेंडर में कार्तिक महीना होता है, यानी कि अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का शुरू, उस समय पर जो, ठीक है ध्यान रखोगे, पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर गुरु पर्व यानी कि गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। और उस दिन सुबह सुबह से ही, ध्यान रखोगे, सुबह सुबह से ही सिख धर्म के लोग, है ना, गलियों में बाहर निकलते हैं और फेरी करना शुरू करते हैं। और ध्यान रखोगे, वो नाचते गाते हुए जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नाचते गाते हुए जाते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? होजागिरी, तो होजागिरी के लिए तो हम जाएंगे त्रिपुरा भाई, वहीं पर होता है। त्रिपुरा में जो रियांग समुदाय है, रियांग समुदाय की महिलाएं इसको करती हैं। राइट बात है। तो अब आप जरा ढूंढो कि भाई त्रिपुरा किस तरफ है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में। बस हो गया राइट आंसर। जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक को लिखा था? आपको क्या लगता है? जियाउद्दीन बर्नी की बात कर रहे हैं, ये लिखा है तारीख ए फिरोज शाही को। और ये किसके ऊपर है? ये है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश कब से कब तक है? 1320 से लेकर 1414 तक चला है। ओके भाई, 1414 तक। अच्छा, पहला कौन था इसमें से? ये था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नींव रखी थी 1320 में और खुद 1325 तक बैठा। फिर इसमें कौन बैठ गया? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये 1325 से 1351 तक बैठा। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक बैठा, फिर छोटे मोटे शासक बैठे और 1414 में तुगलक वंश खत्म हो गया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है पीटर रूफाई का जन्म, मतलब का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के लिए खेलते थे। अच्छा, ये जो नाइजीरिया देश है ये कहां पर है? ये यहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, और इनका अगर हम बात करें भाई, ये 65 वर्ष के थे और 65 ही इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले थे। अपने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप खेले थे फीफा के। ओके, क्लियर हो जाएगा। और कब से कब तक खेले? 1983 से 1998 के बीच में अपने देश के लिए खेले। और ये नाइजीरिया के खिलाड़ी थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नरोपा महोत्सव की बात कर रहे हैं। ये जो नरोपा महोत्सव है, ये आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख में, असम में, बिहार में या फिर पुदुचेरी में। तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। और कहां मनाया जाता है? वहां पर ना हेमिस मठ आपको देखने को मिलेगा, हेमिस मठ। और ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मठ हो गया भाई। तो वहीं पर हर 12 साल में मनाया जाता है। कितने? 12 साल में मनाया जाता है ये। तो हमारा राइट आंसर है लद्दाख। क्या है हमारा? एक ये आपको यूटी देखने को मिलेगा। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसकी राजधानी क्या है? लेह। कितने जिले यहां पर पड़ते हैं? 7 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? अगर हम देखें वो कौन है? बियॉन्से इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो आप ग्रैमी अवार्ड देख रहे हो, ये किस में दिया जाता है? म्यूजिक में दिया जाता है ना भाई? किसमें? म्यूजिक में। और 1958 में क्या हुई? इसकी स्थापना 1959 से मिलना शुरू हुआ था। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? संघ की कार्यकारी शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। ये जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53। अगर आप 52 को देखोगे तो उसमें बोला हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ये बात है। और 53 में क्या हो जाएगा भाई? उसमें संघ की कार्यकारी के बारे में है। ठीक है भाई, संघ की कार्यकारी के बारे में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, संघ की कार्यकारी शक्ति। 54 में अगर हम देखें निर्वाचन के बारे में है, प्रेसिडेंट के। और 55 में उसकी निर्वाचन की रीति के बारे में है ना भाई? निर्वाचन की रीति के बारे में है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, 56 में उसके पदावधि के बारे में है, प्रेसिडेंट के, कि वो कितने समय गद्दी पे बैठेगा। और 57 में उसके पुनर्निर्वाचन के बारे में है, ये ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। और 58 में क्या है? उसकी योग्यताओं के बारे में है। और 59 में उसकी शर्तें के बारे में, 60 में उसके शपथ के बारे में देखने को मिलेगा। और 61 में देखने को मिलेगा उसके महाभियोग के बारे में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ओके, वो किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। देखो क्या था, 42वां संविधान संशोधन 1976, इससे हमने अपने 10 मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया था? ये लिया था यूएसएसआर से, है ना भाई? उनसे लेकर हमने अपने संविधान के आर्टिकल 51A में इसको शामिल कर लिया और भाग 4A में शामिल कर लिया उस समय पर। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 का सुझाव दिया था, हमारी सरकार ने 10 को ऐड किया। और फिर एक हमने बाद में ऐड किया खुद से, 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो टोटल अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे जो नागरिकों को प्राप्त है हमारे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम हुमायूं लगा सकते हैं? है ना भाई, हुमायूं इज द राइट आंसर। देखो क्या हुआ, हुमायूं यहां पर 1530 से 1540 तक गद्दी पर बैठा। उसने 1539 में भी और 1540 में भी 2 बड़ी हार देखी थी शेरशाह सूरी से। तो यहां से 40 में वो चला गया। तो जब जा रहा था ईरान की तरफ वो, तो उसने क्या काम किया? हरियाणा के फतेहाबाद में जाते हुए मस्जिद बनवाई एक। तो हमारा राइट आंसर ये है। तो इसने वापस से जो कमबैक किया वो 1555 में किया और 1556 तक गद्दी पे फिर से बैठा आकर। ठीक है भाई। और 1556 में इसकी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे हुमायूं को। UIDAI कब बना है? अभी हमने देखा 2009 में बना। किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कब बना है? 2016 में बना है, इसके अंडर आता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला नोखाई जुहार किस प्रकार का त्योहार है? तो नोखाई जुहार एक कृषि पर्व है, समझ गए? क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना। ऐसे हम रज पर्व बोल सकते हैं। रज पर्व ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। जून में 3 दिन का मनाया जाता है, 3 दिन का। ऐसे ही नुआखाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये जो नुआखाई है ना, ये इसको नोखाई जुहार ही बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जब नए चावल घर आ रहे होते हैं, नई फसल उनकी घर आ रही होती है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पडक्कल किस नदी के तट पर है? देखो ये जो पडक्कल के आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्मारक देखने को मिलते हैं, ये स्मारक कहां पर है? ये आपको देखने को मिलेंगे स्मारक कर्नाटक के अंदर। ठीक है भाई। और ये अगर आप देखोगे चालुक्य वंश के बने हुए हैं, चालुक्य वंश। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चालुक्य वंश के समय के। और यहां आपको हिंदू और जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जैन मंदिर क्लियर हो जाएगा। अब ये किस नदी के किनारे है? मालप्रभा नदी के किनारे। और ये किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है, ये कृष्णा की सहायक है। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है निम्नलिखित में से वो किस स्थापत्य शैली से बना हुआ है? ओके, अगर हम बात करेंगे तंजौर की, तंजौर कहां पर है भाई? ये तमिलनाडु में है। ओके, कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। चोल साम्राज्य की राजधानी रही थी, सही बात है। तो उनमें ना एक राजा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जिसको हम राजा राज बोल देते हैं। राजा राज प्रथम एक शासक था, समझ गए?
राजाराज प्रथम एक शासक था, उसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। इसको हम राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और ये किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका? ग्रेनाइट का बना हुआ। और ये आपको द्रविड़ शैली में बना हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? जरा बताओ। तो भाई भारत का जो पहला पहला डिजिटल बजट आया था वो 2021-22 के लिए आया था, और वो 2021 में आया था। ठीक है भाई, और ये किसने पेश किया था? ये किया था निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। निर्मला सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया, और उन्होंने अब तक 8 बार बजट पेश किया है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ओके, तो वो कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। अच्छा, इसके लिए हम कहा जाएंगे सुपीरियर झील के? देखो, ये हो जाएगा, ये है हमारा कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां पर इतना देश हो जाएगा हमारा ये यूएसए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये मैक्सिको है, ये कनाडा है, और ये यूएसए का हिस्सा है अलास्का यहां पर, और बाकी छोटे मोटे देश हो गए। अब बात आती है कि यहां पर आपको ये सुपीरियर झील मिलेगी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील। आपको पता है यहां पर 5 झील आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 5। जैसे कि सुपीरियर हो गई, जैसे कि मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है। फिर आपको ह्यूरॉन मिलेगी दोनों के बॉर्डर पर, फिर इरी मिलेगी दोनों के बॉर्डर पर, फिर ऑन्टेरियो मिलेगी दोनों के बॉर्डर पर। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। इनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? देखो भाई, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 19 जुलाई 1905 को यह बोल दिया था कर्जन ने कि मैं बंगाल का विभाजन करूंगा। ठीक है भाई, क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन के बारे में बोल दिया था। तो हालांकि जब तक किया नहीं था, सिर्फ बोला था। अब क्या हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति ने कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई, और ये कब बुलाई? 7 अगस्त को। और ये बोला 1905 में ही कि भाई अगर देखो कर्जन इस काम को करता है ना, तो हम पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाने के लिए बोलेंगे सबसे। और आगे चलकर 16 अक्टूबर 1905 को है ना बंगाल का विभाजन हो गया, और स्वदेशी आंदोलन हमारे यहां शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? ओके, कोयले के जो प्रकार है अगर आप देखोगे, सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। फिर कौन सा होता है? बिटुमिनस। याद रखोगे, बिटुमिनस। फिर कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट। फिर कौन सा होता है? लिग्नाइट के अलावा पीट। तो सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट है, क्योंकि उसमें 97% तक कार्बन की मात्रा है। बिटुमिनस में आपको लगभग 67% तक देखने को मिल जाएगी, 67 से 77% तक। लिग्नाइट में आपको 37% तक देखने को मिल जाएगी, और इसमें 27% से कम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कार्बन की मात्रा। अब बात आती है, आपसे कह रहा है कि कौन सा भूरा है, तो भूरा तो लिग्नाइट है। ठीक है, इसको कहते हैं, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मिल जाएगा ये। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर आपको क्या लगती है? ओके, देखो यूनाइटेड नेशन ने पहले तो ये बोला था कि 2025 में भारत की 6.6% रहेगी विकास दर। फिर उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, और चेंज करके बोला कि 6.3% रहेगी। तो अब हमारा आंसर है 6.3%। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यूनाइटेड नेशन को देखें तो ये कब बना है? 24 अक्टूबर 1945 को बना है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहां पर है? वो आपको यूएसए के अंदर देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? ओके, हम बात कर रहे हैं विंबलडन की। देखो, साल भर में अगर आप देखोगे ग्रैंड स्लैम, ये जो ध्यान रखो ग्रैंड स्लैम है, ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि अगर हम देखें, पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये होता है जनवरी में।
और इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, ये होता है अप्रैल से जून के समय पर। ओके, उसके बाद आता है विंबलडन और ये होता है जून जुलाई में। ठीक है भाई, जून जुलाई में। फिर आता है यूएस ओपन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये होता है सितंबर के समय पर। अब बात आई कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ये दोनों तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इस पर हार्ड कोर्ट पर फ्रेंच जो है आपका क्ले पर यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है, और जो विंबलडन है ये आपका ग्रास पर खेला जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रास कोर्ट। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अब इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ही है, जो इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, और ये 1877 में शुरू हुआ। फिर यूएस ओपन है 1881 का, फिर फ्रेंच ओपन 1891 का मिल जाएगा, और सबसे नया ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है? वो है बिस्मिल्लाह खान जी। कहां से बिलोंग करते हैं भाई? बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से? बिहार से बिलोंग करते। और अगर आप देखोगे 2001 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है। 1980 में इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है महिला के तौर पर? तो वो कौन हो जाएगी? साक्षी मलिक। कब जीता था? 2016 में जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, रियो ओलंपिक में जीता था, रियो डी जेनेरियो में। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की थी 1942 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1942 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक में बोला था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन वहां से शुरू हो गया था। ओके, बोलता है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? देखो, इसके जो आप देख रहे हो कोया विद्रोह के जो नेता है वो है टेम्पा सोरा। कौन हो जाएंगे? टेम्पा सोरा। और ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोया जनजाति के लोगों ने किया था। ये है 1879 से 1880 के बीच में हुआ है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्लू लाइन जो शब्द है निम्नलिखित में से ये आपको किस खेल से संबंधित लगता है? तो ये आपको आइस हॉकी से संबंधित लगेगा। किससे है? आइस हॉकी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल में पदोन्नत करने के बाद पहला गवर्नर जनरल बन गया था? जरा सोचो, बंगाल का गवर्नर था, फिर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अगर आप देखोगे 1772 से 1774 तक तो वो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, राइट बात है। और उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना भाई, उसको 1774 में क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब वो कौन है जरा बताओ? बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप कैनिंग लगाओगे, हेस्टिंग लगाओगे, कार्नवालिस लगाओगे, या फिर आप लगाओगे इसमें से विलियम बेंटिंग? वॉरेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। और फिर ये 1774 से 1785 तक किस पद पर रहा? बंगाल के गवर्नर जनरल।